नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल न्यूलाइट नीट में। और मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो चलिए बात करते हैं री नीट के पेपर के डिस्कशन की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सिंह सर का मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। उसी मुहिम के तहत हम लोग ये पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं और ये पेपर कल कंडक्ट हुआ था और आज हम आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं, कल दिनांक 6 जून 2023। तो चलिए फिर देखते हैं सवाल क्या है आगे। और पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर में बहुत ही ज्यादा सिंपल पेपर है, यूं कह सकते हैं। और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स गिवन है टेक्स्ट बुक में उन्हीं से सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और पहला सवाल यह है कि इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट जो है वो इनकरेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि अगर n की वैल्यू, ध्यान से समझें, n की वैल्यू के बारे में ध्यान से समझना, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और l हमेशा n से छोटा होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर n की वैल्यू 4 है तो l बराबर 3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और m बराबर -3, -2, -1, 0, प्लस माइनस प्लस 3 ये भी हो सकता है। तुमने कहा ये कैसे? अब मैं बात करूं अगर m की, तो m बराबर होता है -L2 प्लस L, -L2 प्लस L होता है। अब यहां पे L की वैल्यू 3 दे रखी है, ये L है, 1 नहीं है बाबू। तो क्या m की वैल्यू -3 से +3 होगा? बिल्कुल सही है, यानी कि पहला सेट सही है। n की वैल्यू 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू 5 है तो L 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो L बराबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि m बराबर जो है वो -2, -1, +1, +2 है। बस एक चीज मिस कर दिया इसने कि यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो 0 भी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि L बराबर 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1, +2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, तो दूसरे वाले ऑप्शन में कंफ्यूजन है। तीसरा वाला n बराबर 4 है, L बराबर 2 है, तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 है। और s बराबर +-½ होता है, वो सभी को पता है। +½ लो चाहे तो भी सही, -½ लो तो भी सही। तो तीसरा वाला भी सही है। 5 n बराबर 5 है, L की वैल्यू 3 है, तो m बराबर -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, यानी कि 4 वाला भी सही है। और आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन होगा आप सभी को पता है, ऑप्शन गोज टू सेकंड, यानी कि 51 का जो ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइन एनसीईआरटी से उठाई है इसने और बोल रखा है कि असर्शन रीजन का सवाल है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। Ionization enthalpy increasing along each series of the transition elements from left to right, however small variation occur। ठीक है, होता है। यानी कि मैं 3D सीरीज या 4D सीरीज या 5D सीरीज की बात करूं, लेफ्ट टू राइट चलने पे जो जेड इफेक्टिव है ना, देखो हमेशा जेड इफेक्टिव की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी भी एलिमेंट का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, यानी कि वो पकड़ के अच्छे से रखेगा, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान से समझ लो। मैं कहूं जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी कि होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, यानी कि आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, लिखा देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच अकम्पनी द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर डी ऑर्बिटल्स। बिल्कुल सही बात कह रहा है। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और बढ़ता ही है, आपको पता है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल में डी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। अब जब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे भाई, तो ध्यान से समझना, जो होल्डिंग टेंडेंसी है ना न्यूक्लियर को कवर करके रखने की, वो बढ़ती जाएगी, यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। सिंपल सा समझो, देखो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, सिंपल सा समझो, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटता है, लेकिन आयनेशन एनर्जी बढ़ता है। और मुझे लगता है दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट गलत है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ये भी गलत ऑप्शन है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी एनटीए का आंसर आना बाकी है।
तो मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन जाएगा। और एनसीईआरटी के हिसाब से यार डी या ब्लॉक में ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़। 53 नंबर सवाल गजब, देखो दो दो इनऑर्गेनिक के सवाल असर्शन रीजन का दिया इसने। बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से बताता हूं, देखना आने वाले 10 सालों में बेरिलियम पे सवाल जरूर पूछा जाएगा। बस याद रख लेना, बेरिलियम कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, कोवेलेंट नेचर का होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज पे लिखी, इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर पढ़ते हैं। लिथियम एंड बेरिलियम अनलाइक दियर अदर रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स फॉर्म कंपाउंड विथ प्रोनाउंस आयनिक कैरेक्टर। गलत जवाब, ये गलत जवाब हो गया। और एक खास बात बता दें, जब इन दोनों में एक गलत हो जाता है ना, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही होता, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, दूसरा फिर सही होना ही पड़ता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं। बेरिलियम कैसा बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, तो पहला तो गलत हो गया, मतलब असर्शन गलत है। लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। बिल्कुल सही है। ली बे ना मग, ये इसके साथ डायगोनल करता है और ये एल्युमिनियम के साथ करता है, तो ये वाला सही है, असर्शन गलत है। यानी कि मेरे हिसाब से होना चाहिए सेकंड, मेरे हिसाब से होना चाहिए सेकंड, तो ऑप्शन गोज टू सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कह रहा है 54 नंबर सवाल, ध्यान से समझेंगे। कह रहा फॉर ए वीक एसिड, ठीक है, होगा द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज नियरली 1% इक्विलिब्रियम। देखो अगर मैं HA मान लूं बेटा, तो HA क्या हो जाएगा? गिव्स H प्लस प्लस A माइनस। C मान लो, C माइनस C अल्फा होगा, C अल्फा होगा। और आप सभी को पता है कि Ka निकालना चाहो डिसोसिएशन कांस्टेंट, C अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे, C माइनस C अल्फा, और हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा बहुत कम है, तो C अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं जब अल्फा लेस देन 1 हो जाए। ठीक है भाई, ओके। तो K निकालना है मुझे, कह रहा है K एट द सेम टेम्परेचर, तो C बाबू दे रखा है 0.1 इंटू अल्फा दे रखा है 1%। 1% मतलब होता है 0.01, 10% होता है 0.1 का, इसका होल स्क्वायर लिख दूं मैं, तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1 इसके लिए, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इसके लिए, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन गोज टू थर्ड मेरे हिसाब से। बाकी एनटीए का क्या आंसर होता, अभी हम लोग उसका वेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का मैं बात करूं तो 1.8 नंबर मोल कॉन्सेप्ट का सवाल, डिट्टो सवाल दे रखा है बाबू, उसी के सब बेसिस पे सवाल पूछा है। वहां पे 3m दे रखा था, यहाँ पे 1m दे दिया, बहुत ही गजब का सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो इसके दो तरीके, या तो बेसिक से कर लो या तो फॉर्मूला लगा लो। देखो मोलैलिटी बराबर आप लिख सकते हो, कई कई बार फॉर्मूले हम लोग को याद नहीं होते हैं, बट ठीक है, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m इंटू m सोल्यूट। मोलैलिटी हमको निकालना है, ठीक है भाई। 1000 मोलैरिटी हमको गिवन है, एक डेंसिटी हमको गिवन है बाबू 1000 गुणे 1.25 माइनस m एक दे रखा है, मोलर ऑफ सॉल्वेंट 85 दे रखा, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, मोलैलिटी बराबर हो जाएगा 1000 अपॉन 1000 1250, 1250 माइनस 85, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 85 घटा दोगे, 50 घटा दिया तो 1200, 35 घटा दिया तो 1165, और इसको काट दोगे मेरे भाई, तो मुझे लगता है इसका आंसर 0.858 आएगा। ये कैलकुलेशन मैंने करके रखा है, मेरे तरफ से ऑप्शन इसका 4 होना चाहिए। एक बार आप भी कैलकुलेट कर लें, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल का 1.8 है, वहां पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा, ठीक है भाई। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अरे 56, ये कौन सा सवाल है? 56 है, ओके 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 ओके, 56 सवाल, ठीक है। डाइल्यूट बेस दे रखा है, कभी भी डाइल्यूट बेस देखा यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बहुत ही सिंपल है, प्लस मैंने यहाँ पे CH2 माइनस 1 H प्लस निकाल दिया, बनाने का तरीका है, और इसको मैंने अटैक कराया यहाँ पे, तो हो जाएगा CH3 C, O जो हो गया इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, O जो H निकला था उसको जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि अगर O माइनस लिखूंगा एक स्टेप बढ़ जाएगा, बात समझो आप।
H हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3 रहने दो, ऐसे हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्डो CH3। ठीक है, अगर हीट देता तो ये OH इस CH के साथ इलिमिनेट कर देते, तो फिर हमें बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होता। लेकिन यहाँ पे हीट नहीं दे रखा है और पूछा द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड एक्स, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। कीटोन डबल बॉन्ड गलत, अगर हीट होता तो ये ऑप्शन होता। डबल बॉन्ड एल्डिहाइड गलत है। एल्कोहल एंड एल्डिहाइड गलत है। एल्कोहल एंड कीटोन बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से इसका आंसर चौथा होना चाहिए। आप भी कमेंट करके बॉक्स में बता सकते हैं। क्यों दोस्तों कैसा लगा पेपर? अच्छा था पेपर, काफी अच्छा पेपर था, नीट से बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। अगर आप पूछे कि आप स्टूडेंट होते तो क्या बोलते, मेरे हिसाब से नीट से बहुत बेहतरीन। ठीक है भाई, देखो इसमें पहले बेबी ईसीएस बना लेते हैं, छोटा सा ईसीएस बना लेते हैं। चलो इससे करके देखते हैं, नहीं फिर थ्योरेटिकल से बता देंगे। सबसे नेगेटिव वैल्यू किसकी है? Al+3, Al की, उसको ऊपर रख दो। फिर उसके बाद नेगेटिव वैल्यू है Tl+1, Tl की, उसको रख दो। फिर उसके बाद है Al प्लस ही है ना, हाँ Al प्लस Al की 0.55, -0.34, -1.66। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझें, ऊपर जो होता है उनका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। ठीक है भैया, तो रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा? एल्युमिनियम का। ओके ओके, इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? Al+ का। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर घटता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, नीचे जाओगे ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगा, ऊपर जाओगे यानी ऊपर वाले का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। ध्यान से समझना, रिड्यूसिंग पावर ऊपर वालों का ज्यादा होता है, नीचे वालों का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है। ठीक है, सब समझ में आ गया। एल्युमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन थैलियम, ये तो बिल्कुल गलत जवाब। नहीं नहीं, सही जवाब है, एल्युमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बिल्कुल सही है भाई। देखो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो 57 का देख लेते हैं कौन सा होगा। तो ये भैया सही है, Tl+3 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट ना, रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कोई होगा। तो Tl+3 गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है Tl+1 के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं Tl+1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी Tl+3 से। इनर पेट इफेक्ट आपको याद ही होगा। याद है कि नहीं याद है भाई? तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि हर कोई किस में जाना चाहता? Tl+1 में। तो ये खुद को रिड्यूस करके जाए, कहां जाना चाहेगा? Tl+1 में। ठीक है भाई, Al+ इज ए अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। एल्युमिनियम प्लस आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है। Tl कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू Tl+1 देन Tl+3, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो Tl+1 में जाने के लिए तैयार है। देखो इसमें Tl+3 की मन, ओके ओके ओके, जो Tl+3 ना, आप समझ में आए। एक सेकंड एक सेकंड, एक डेटा हमने मिस कर दी, तभी मैं सोच रहा हूं कि एक डेटा मिस कहां से हो रहा है। अब एक डेटा दे रखा है Tl+3, Tl वो है 1.26, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब खत्म हो गया बेटा, ध्यान समझो, यहां से आएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, और ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन होगा? Tl+3। Tl+3 ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, यानी कि ऑप्शन 2 गलत है। यहां लिखा है गुड रिड्यूसिंग, गुड ऑक्सीडाइजिंग लिखना चाहिए था। अब सही है, अब बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो गया, बाकी सब सही है। ठीक है, चलो 58 की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मुझे पता होता कि डेल्टा En पे डिपेंड करता है और HF का सबसे ज्यादा होगा। HF का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डेल्टा En पे म्यू डिपेंड करता है। और मैं अगर CH4 हो या CCl4 हो या CF4 हो, मैंने पढ़ा है तो इसका म्यू 0 होता है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की वजह से। तो HF सबसे आगे होना चाहिए, CS सबसे 4, ऑप्शन हो जाएगा 4। NH3 H2S का अगर आपको ऑर्डर याद नहीं है तो सच बता रहा हूं नहीं कर पाओगे, यही सच्चाई है दोस्त। मैं एज ए टीचर बात कर रहा हूं, अगर मैंने पहले नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे थे, लेकिन ये तुक्का फंस जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर चौथा होना चाहिए। ठीक है भाई,
चलो 59 मेरे हिस्से का बस लास्ट सवाल है। देखो एनसीईआरटी में लिखा है बहुत साफ साफ, जहां आप ये पढ़ोगे इसको डिबई ओनसेगर हकल रूल भी बोलते हैं, बट एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नाम नहीं दे रखा है, लेकिन नीचे स्लाइड में लिखा है। उसने बोला है कि NaCl जो है वो 1:1 का रेशियो का सॉल्ट है, और जो CaCl2 है वो 1:2 का है, और जो MgSO4 है वो 2:2 का है। यानी कि अगर चार्ज बढ़ाओगे तो देखो एक ही वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि अगर जिनके चार्ज का रेशियो सेम है NaCl KCl उनके लिए एक ही वैल्यू सेम होगी, और जो A है कांस्टेंट है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। तो बोला है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, दिस इक्वेशन अप्लाइज टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा ये तो इसमें बात नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। ठीक है भैया। वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सही है, ये वाला सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए यूज कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgSO4, बिल्कुल सही बात है। ये भी ऑप्शन सही होना चाहिए, नहीं ये ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए, ना 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 ना, ये 2:1 है और 2:2 है, ये गलत है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgOH होल ट्वाइस, बिल्कुल सही। 2:1 ये भी है और 2:1 ये भी है, यानी कि V और D सही होंगे, यानी कि मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन होना चाहिए, मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन होना चाहिए। तो 59 का मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी एनटीए के आंसर का इंतजार करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ये रिडक्शन पोटेंशियल वाले में कंफ्यूज मत होना यार, क्योंकि वो चीजें क्या है ना, थोड़ा सा ECS बना लो, जो नेगेटिव वैल्यू उसको ऊपर रख दो, उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है, जो नीचे उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। अब जब तुम्हें दोनों में से चूज करना हो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे भी तो याद किया ना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, हायर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बाकी साथी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 है, चिल्लोसिस अकर्स ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। तो चिल्लोसिस आप सब जानते हैं, इसको कुछ लोग किलोसिस भी कहते हैं। इसमें डिफिशिएंसी अगर विटामिन B12 की हो जाए, यानी कि राइबोफ्लेविन की हो जाए, तो लिप्स के किनारे किनारे पे कटिंग आने लगती है। तो ये तो बहुत बेसिक है, आप लोग सब जानते ही हैं इसको। तो हमारा ये हो जाएगा 4th नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में ऐसा बेसिक क्वेश्चन आप पढ़ोगे। इसमें मुझे 2 हाफ सेल रिएक्शन दी हुई हैं, और हाफ सेल रिएक्शन से मुझसे पूछ रहा है कि अगर हम इन दोनों हाफ सेल को ऐड कर दें तो जो फाइनल सेल बनेगा उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना आएगा। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि इससे हम एक ऐसी रिएक्शन बनाएं जो स्पॉन्टेनियस हो। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी आएगी जब उसका E0 सेल पॉजिटिव आए। अभी यहाँ पर ये देखिए, ये सेल में E0 हाफ सेल का पॉजिटिव आ रहा, इसका जो E0 है ये नेगेटिव आ रहा। तो आप इसको ऐसा करिए कि इस रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा Fe कन्वर्ट इन Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा जब हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, अभी ये रिएक्शन रिडक्शन की थी, अब ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की हो गई। तो इसका जो E0 है वो आपका आ गया है +0.44 वोल्ट। इसका E0 +0.44 वोल्ट आ गया। अच्छा, ये रिएक्शन जो रिडक्शन की, इसको एज सच बने रहने दीजिए। अब ये रिडक्शन की रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, इनको मिला के हम एक सेल बनाएंगे, कंप्लीट सेल, और उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालेंगे। तो आप तो जानते हो कि जो हमारे पास सेल रिएक्शन होती है उसमें E0 सेल इक्वल टू होगा E0, जिस भी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल रख देंगे। अब बेटा आप इसमें देखिए कि ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये 0.44 है प्लस का, तो 0.44 प्लस का हमने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पर ये जो हमारा रिडक्शन हो रहा है
ये डाइक्रोमेट आयन का, तो इसका पोटेंशियल प्लस 1.33, तो हमने इसका प्लस 1.33 कर दिया। आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे मुझे मिल जाएगा प्लस 1.77। इसका एक मेथड ये भी होता है कि आप दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख देते और ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड कर देते। कैथोडिक रिएक्शन रिडक्शन की होती है, एनोडिक ऑक्सीडेशन की, अलग अलग ढंग से आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइनल आंसर इसका प्लस 1.77 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस किया जा रहा। आपको मालूम है कि जब हम लोग COOH को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अल्कोहल में रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास कई अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जैसे कि LiAlH4 आपने सुना होगा, बहुत फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरीके से हम लोग NaBH4 का भी यूज कर सकते हैं। LiAH4 के साथ साथ NaBH4 का यूज कर सकते हैं। हम लोग इसमें यहाँ पर Na और अल्कोहल का यूज कर सकते हैं। Na और अल्कोहल का, इसको बुओ ब्लांक रिडक्शन भी कह सकते हैं। और Na और अल्कोहल के अलावा हम लोग B2H6 का भी यूज कर सकते हैं। ये सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। B2H6 डाइबोरेन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे अभी X दिया गया, साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है, तो यहाँ इन सब में कोई एक हो सकता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल्कीन है और एल्कीन से हमें अल्कोहल बनाना और टर्मिनल अल्कोहल बनाना। ये बहुत फेमस रिएक्शन है। जब हमें एल्कीन से अल्कोहल बनाना हो और एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप का एडिशन करना हो, तो एक रिएक्शन आपने पढ़ी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में हम लोग इसको HBO बोलते हैं। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है HBO। और HBO में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोग B2H6 का यूज करते हैं। इसका मीन्स है सेकेंड रिएक्शन से तो एक कंफर्म हो गया कि B2H6 है, तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में भी B2H6 होगा। इस तरीके से फाइनली मुझे यहाँ पर ये जो ऑप्शन मिले हुए हैं, इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा B2H6। LiAlH4 यहाँ काम नहीं करेगा, NaBH4 नहीं काम करेगा। डबल बॉन्ड को LiAlH4 और NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाते नॉर्मल कंडीशंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 63। अब 63 काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ने कर लिया होगा इसको बहुत इजीली। इसमें मुझे यहाँ पर एक रिएक्शन दे रहा है 3A दिस गिव्स 2B, ये मुझे रिएक्शन दे रहा है 3A दिस गिव्स 2B। और इसका अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, जो जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वो एक्सप्रेशन होगा रेट इक्वल टू, ये जो नंबर है ये 1/3 हो जाएगा। और क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन आएगा, dA/dt आ जाएगा। और क्योंकि प्रोडक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से लिखेंगे, प्लस 1/2 dB/dt। ये तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें, तो हमें केवल कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाय टाइम चेंज लेना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो उसने बताया भी है कि एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B dB/dt है। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ डेल्टा है, हमने D लिया, सेम बात है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं dB/dt इक्वल टू -2/3 dA/dt हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि जो dB/dt है, अगर उसको हम एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, ये केवल डेल्टा A/dt है, ये -3/2 डेल्टा A/dt है, ये -2। अभी यहाँ डेवार की जगह पे हम लोग सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, -2/3 डेल्टा A/ΔT। सो मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद आप समझ पाए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 मेरा। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत सिंपल नेम्ड रिएक्शन का क्वेश्चन है। आपको मालूम है जब एरिल, जब आपका
एसिल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड में बेंजोइल क्लोराइड है ये, इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से कराते हैं पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा ये एल्डिहाइड में यानी कि बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को रोजेनमुंड रिडक्शन कहते हैं या रोजेनमुंड रिएक्शन कहते हैं, यानी कि आपका COCl कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, COCl कन्वर्ट हो जाएगा, एसिल हैलाइड जो हमारा है वो हमारा CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर R भी हो सकता है और यहां पर एरिल ग्रुप भी हो सकता है, दोनों ही केस में ये रिएक्शन चलेगी। इस रिएक्शन को हम लोग रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड रिएक्शन कहते हैं, इसलिए मेरा 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 आ गया। क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। ये लाइन है एनसीईआरटी की, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन इक्विनिल से कंट्रोल होता है। तो ये हमारा एक एंटी डिप्रेसेंट है ये, इसको हम लोग ट्रांसकुलाइजर भी कहते हैं, ये ट्रांसकुलाइजर है। सेल्डेन बेटा मेरा आपने पढ़ा हुआ है एंटीहिस्टामीन है, एंटीहिस्टामीन जो नेजल कंजेशन हो जाता है, जो कफ एंड कोल्ड हो जाता है, वो हिस्टामीन की वजह से होता है, तो उसको रोकने के लिए एंटीहिस्टामीन आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं सेल्डेन दिया गया। जो वैलियम है हमारा, वैलियम हमारा हिप्नोटिक है, हिप्नोटिक, ये भी हमारा मूड अच्छा करेगा, डिप्रेशन दूर कर सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है कि इक्विनिल को हम लोग हाइपरटेंशन और डिप्रेशन में यूज करते हैं नॉर्मल केसेस में, क्योंकि अगर आप वैलियम यूज करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी, दिन भर आप सोते रहेंगे। तो एनसीईआरटी में वैलियम इसी का रिश्तेदार है। और प्रोनोटोसिल जो है वो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, एंटी बैक्टीरियल। ये सब बातें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। तो याद करने वाला क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 में हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज निकालनी है। तो इसमें देखिए आंसर हमारा 4th हो जाएगा Ca2+। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं, तो Ca2+ में जो Ca का Z है वो 20 है, Ca का प्लस जो Z है वो 20 है, माइनस इस पे जो चार्ज आया उसको हटाना होगा। तो इस तरह से मेरे को क्या मिल जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर आर्गन की बात करो, ये कैल्शियम 2+ है, अगर आर्गन की बात करोगे तो सब लोग जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब K+ की बात करोगे तो K+ का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है, इसमें से 1+1 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और सिमिलरली Cl- की जब बात करोगे तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी कि न्यूट्रल स्टेट में इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो -1 तो फिर से 18 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। बाकी सब केसेस में जैसे Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, Cl- के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऐसे ही आप N2O N2O4 आप यहाँ पे समझ रहे हो कि फॉर्मूला ही डिफर कर रहा है, N2O और N2O4 में यहाँ पर ये डबल है N2O4 एटम के मामले में, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। कह रहा था वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई, ये वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ये बिल्कुल सही बात है। और बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जो बोर मॉडल था, बोर में ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, दैट मीन्स
ये बेटा 2D मॉडल है। बोर सर का जो मॉडल था वो 2D मॉडल था, लेकिन जब श्रोडिंगर सर ने थ्योरी दी तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इस तरीके से हर डायमेंशन में घूम रहा होगा, एक्स में, वाई में, जेड में। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट को देख के हमने वेव फंक्शन साई निकाला था, इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। अब सेकंड पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉइंट विद इन एन एटम। अच्छा, ये बेटा ऑर्बिटल की बात बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है और किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कह रहा है कि वो हम प्रोपोर्शनल होते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन से। तो ये बात बेटा गलत है। प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिएगा प्रोपोर्शनल होती है साई स्क्वायर के, यानी, और ये जो साई है ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन है। ये यहाँ पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल है साई के, तो ये स्टेटमेंट गलत है, साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये स्टेटमेंट सही है। मतलब अगर हमको ये सही करना होता तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन कहना चाहिए था, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत है। सो मुझे अब यहाँ पर ढूंढना है ऑप्शन में स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहां पर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 68, वॉन्डर वॉल इक्वेशन। तो वॉन्डर वॉल इक्वेशन सब जानते हैं, 1 मोल के लिए अगर चाहिए मुझे तो P + A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। दैट मीन्स मेरा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी इन ऑप्शंस में जैसे यहाँ V ऊपर आ गया, स्क्वायर आ गया, वो सही नहीं है। यहाँ पर N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर ये सही था, लेकिन ये N मोल के लिए था, और यहाँ V स्क्वायर कर दिया, ये गलत हो गया। ऐसे ही यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपके गलत हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा N मोल के लिए है, लेकिन हमको यहाँ 1 मोल के लिए पूछा गया। इसको भी हम सही मान सकते थे इस इक्वेशन को, लेकिन हमको 1 मोल के लिए निकालना है, N मोल के लिए नहीं। अगर N मोल यहाँ पे लिखा होता तो ये वाली इक्वेशन सही हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 69। हेलो बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस हो गया है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 69 पर। तो क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या कहता है। करेक्ट ऑप्शन इन विच द डेंसिटी ऑफ आर्गन इज हाईएस्ट। डेंसिटी हाईएस्ट की अगर बात की जा रही है तो बेटा अगर देखें हम तो यहां पर डी क्या होगा, डेंसिटी हम मान सकते हैं Em अपॉन आर टी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर जितना कम, प्रेशर जितना ज्यादा हो और टेम्परेचर जितना कम होगा, डेंसिटी वहीं ज्यादा होगी। तो अगर ऐसा देखा जाए तो प्रेशर दो तरह के दिए हैं, 2 atm 4 atm। तो 4 atm ज्यादा प्रेशर हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर 0 डिग्री और 273, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। यहाँ टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 सिंपल सा क्वेश्चन था, थर्ड इसका आंसर होगा। सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही देख के समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच की बात की जाए तो बेसिक ऑक्साइड पहला ऑप्शन अगर देखें तो ना, सारे के सारे यहाँ बेसिक ऑक्साइड तो नहीं है। पोटेशियम का ऑक्साइड हम कह सकते हैं, उसका कह सकते हैं, लेकिन SnO2 तो बेसिक ऑक्साइड नहीं है। न्यूट्रल ऑक्साइड देखिए दूसरा, तो यहाँ NO2 जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होता है। एसिडिक ऑक्साइड देखा जाए तो Mn2O7, SO2, TO3, ये तीन के तीनों एसिडिक ऑक्साइड है। तो यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड यानी कि थर्ड होगा करेक्ट। 71, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, सीधा सीधा याद करने वाली चीज है। मेथिलीन ब्लू जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। 72, ये देखा जाए बेटा 11th की NCERT ऑर्गेनिक में
देखा जाए जो प्योरिफिकेशन वाला चैप्टर है वहीं से सीधा सीधा है, और हम लोगों ने ना जाने कितनी बार इनकी बात की थी। और देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने सभी को मिला दिया है एक ही क्वेश्चन में। तो ग्लिसरॉल जो होता है इसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, यानी कि ये थर्ड वाला डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जिसको कि वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म एनिलीन के लिए हम यूज करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन या सिंपली उसको डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं। क्रूड ऑयल के लिए यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, तो क्रूड ऑयल के लिए यूज करते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और एनिलीन वाटर के लिए यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो देखा जाए एक अगर इसको देखो तो यहाँ पर सबका ए का जो है वो थर्ड है, बी का देखा जाए तो बी का फोर्थ है, सी का सेकेंड है और डी का फर्स्ट है, ठीक है। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है। ये चार के चारों बेटा अगर देखो तो ये सब के सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं प्रॉपरली, मतलब ये सारे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ ऐसा नहीं है जो कि एनसीईआरटी से अलग हो, सारे के सारे ये दिए हुए हैं। और ये अपने आप में टेबल के फॉर्म में एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम कर दिया कि एक साथ तीन चार चीजों को पूछ लिया गया है ना, तो एक साथ तीन चार चीजों को पूछने से थोड़ा सा क्वेश्चन और बेटर हो गया कि आपको इनको सबको आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आते हैं 73 पर। 73 में कहा जा रहा है कि यहां पर आइसोनाइट्राइल किससे बनेगा। तो बेटा आइसोनाइट्राइल जो बनता है ना वो बनता है AgCN को जब ट्रीट करते हो RX के साथ तब बन जाता है RNC। और इसका रीजन भी होता है एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है एल्केन, वहां दिया भी हुआ है कि KCN के साथ या NaCN के साथ ट्रीट करते हो तो RCN बनता है, लेकिन अगर AgCN के साथ करते हो तो RNC बनता है। और इसका रीजन होता है कोवेलेंट नेचर, AgCN कोवेलेंट होता है, तो इसलिए यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर यूज होते हैं बॉन्ड फॉर्म करने में। तो इसका आंसर होगा थर्ड, ठीक। नेक्स्ट, अब यहां पर देखा जाए बेटा तो यहां पर देखो मैचिंग है, NaH देखा जाए तो क्या होगा, सेलाइन होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें GH4 देखें तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, ये देखा जाए तो ये मेटालिक है, ठीक है, मेटालिक है, मेटालिक या इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोला जाता है इसको, ठीक। और अगर यहाँ पर PH3 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिच कह सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 में आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो ए का सेकेंड हो गया, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए 75 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है इनकरेक्ट पूछा जा रहा है ना, ये कहा जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं जरा इनकरेक्ट के बारे में। पहला स्टेटमेंट है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम रेनफोर्स ईच अदर। तीसरा, molecular orbitals obtained from 2px and 2py orbital are symmetrical around the bond axis। बेटा इनका तो ओरिएंटेशन ही अलग अलग होगा 2px और 2py का, तो सिमेट्रिकल कहां से हो जाएंगे, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। एसिडिक बफर, क्या होता है एसिडिक बफर, देखिए पहला स्टेटमेंट वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एकदम ठीक बात है। एसिडिक बफर जो होता है वो वही होता है, वीक एसिड होता है और उसी एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, उसको कहते हैं एसिडिक बफर। अब यहां ये रिएजेंट दिए हैं जो कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, प्योरली एनसीईआरटी है। तो देखिए यहां पर CrO3 H2SO4 के साथ CrO3 जब
H+ के साथ प्रेजेंट होता है, जिसको कि जोन्स रिएजेंट कहा जाता है, तो वो क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एसिडिक K2Cr2O7 जो होता है ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो जो एसिडिक K2Cr2O7 है ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। KMnO4 जो है इसको भी क्या कहेंगे हम, ये भी कन्वर्ट कर देगा, ठीक। कॉपर अगर देखा जाए तो कॉपर अल्कोहल को एसिड में ना कन्वर्ट करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यानी कि एसिड में नहीं कर पाएगा, दिया हुआ है ये एनसीईआरटी में अल्कोहल चैप्टर में। CrO3 विद एनहाइड्राइड, अब देखो बात यहीं पर ध्यान देने वाली, CrO3 जब एनहाइड्राइड के साथ होता है तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। CrO3 जब एसिड के साथ होता है तब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर CrO3 एनहाइड्राइड के साथ है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन कर पा रहा है, A, B और C। तो देखा जाए A, B और C, तो थर्ड आंसर जो होगा इसका वो करेक्ट होगा, ठीक। तो ये थर्ड आंसर इसका करेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं, ठीक है। 77 हो गया, 78 पर आते हैं। यहां पर ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो हाइड्रोलाइज होकर ये नहीं बनाएगा। अब इनमें से कौन है जो हाइड्रोलाइज होकर नहीं ये बनाएगा, देखा जाए तो बेटा देखो जरा यहां ध्यान से, M कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वहीं का सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बोरॉन सेकेंड पीरियड मेंबर है, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, और यहाँ पर 6 बॉन्ड बना रहा है M, यानी कि पूछा गया ये कौन नहीं हो सकता, तो आंसर होगा बोरॉन, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, यहां पर पूछा जा रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की जा रही है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर का सम जहां 1 आएगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए देखा जाए भाई, यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ 1 1 2 आ गया, यहाँ भी नहीं, यहाँ देखो 3/2 है और दूसरे का 1/2 है, तो 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 2/2 दैट इज 1, तो क्या हो गया, फोर्थ। बड़ा आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल इजी सा क्वेश्चन। लेकिन पता है कभी कभी यही क्वेश्चन होते हैं जो बहुत जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, वो एक ब्लंडर मिस्टेक होती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्या पूछा जा रहा है भाई, सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए पूछा क्या जा रहा है। लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक कौन होगा, तो हमें मालूम है बेस कौन होता है, बेस वो होता है जिसके पास लोन पेयर हो और लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी भी हो। लीस्ट बेसिक पूछा जा रहा है, देखो यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ देखो ये कॉन्जुगेशन में हो जाएगा कि नहीं। अब ये लोन पेयर क्योंकि कॉन्जुगेशन में पार्ट ले लेगा तो यहाँ रेजोनेंस हो गया, तो यहाँ पर ये डोनेट करने की टेंडेंसी जो होगी वो कम होगी। और इसी तरीके से इधर की साइड में भी देखा जाए तो यहाँ भी वही चीज है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये लीस्ट बेसिक है, ठीक। चलो, which of the following forms a set of complex and a double salt, okay। तो कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट, तो देखो बेटा इसका मतलब कि एक बना रहा हो कॉम्प्लेक्स, तो ये जो है ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है कॉम्प्लेक्स, और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है डबल सॉल्ट। तो पूछा जा रहा है वो ऑप्शन टिक करिए जिसमें कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट दोनों हो। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स और ये बना रहा है डबल सॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जा रही है हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, है ना। तो देखा जाए अगर इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, ठीक है, वो किसकी प्रेजेंस में बनती है, ये बात बताई जा रही है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसकी प्रेजेंस में बनती है। तो बेटा यहां पर देखो जरा,
ये दिया हुआ है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्युमिनियम। अगर आपको एनसीईआरटी का ध्यान हो, तो अगर आपको एनसीईआरटी ध्यान हो बेटा, तो आप देखेंगे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट पर। तो दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स आर केमिकली इनर्ट। ये भी बात ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही यहां पर करेक्ट है। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ट्रू। दिया हुआ एनसीईआरटी में सीधा सीधा क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, तो ये बड़े आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो खैर हम चेक करने को सबको कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आंसर है मैं वहीं पर आता हूँ। यहाँ पर आंसर जो होगा वो 3,4 डाईमेथिल हेक्स 3ईन होगा। तो ये क्यों होगा जरा वो बात कर लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया 3,4 डाईमेथिल हेक्स 3ईन। तो हम क्या कहते हैं, हम यही तो कहते हैं कि होना क्या चाहिए, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से यहाँ पर एक तो मैथिल जुड़ा हुआ है और दूसरा ये 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप एथिल जुड़ा है। इधर देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से मैथिल और 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप एथिल, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। ये ज्योमेट्रिकल की कंडीशन होती है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक, चलो अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए बेटा कहा क्या जा रहा है 84 में। तो 84 में अगर आप देखें तो यहां पर बोला ये जा रहा है कि हाइड्रेटेड क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रांशियम एंड बेरियम ऑन हीटिंग अंडरगो हाइड्रोलिसिस। भाई एक बात बताओ, जब हाइड्रेटेड क्लोराइड है तो हीट करने पर हाइड्रोलिसिस कहां से हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, बल्कि हाइड्रेटेड क्लोराइड से जो वाटर लगा होगा वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद आ जाइए दूसरे पर, हाइड्रेटेड क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग अंडरगो डिहाइड्रेशन। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर कि हीट करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। तो अगर देखा जाए डिहाइड्रेशन हो जा रहा है तो ये बात भी बेटा अपने आप में गलत है। तो देखा जाए आपने सेकेंड ग्रुप पढ़ा होगा, मालूम होगा, तो यहाँ पर देखा जाए इस तरीके से ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो दोनों गलत है, तो क्या होना चाहिए इसका, फोर्थ, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, बहुत छोटा साइज होता है, पोलराइजिंग पावर इनकी बहुत ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। यहां पर देखो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात हो रही है। अब बेटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की अगर बात की जाए तो अब अगर एक बात देखिए, ये कैसा एल्किल हैलाइड है, आयोडीन सभी जगह लगा हुआ है। ठीक है, तो हम दो चीजों पर डिपेंड करता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। ठीक है, और साथ ही साथ ये कि प्रोडक्ट जो बनेगा, तो यहां पर देखा जाए आई है सब जगह, तो वो तो बात कॉमन हो गई। अब फर्क ये है कि यहाँ पर ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। हम समझ सकते हैं अगर देखा जाए तो कार्बोनियम आयन जो बनेगा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन यहाँ बनेगा और यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा। 2 डिग्री कार्बोनियम आयन जो होगा वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, अब फिर यहाँ फर्स्ट की बात देखें तो फर्स्ट में बेटा हो क्या रहा है कि फर्स्ट में जब ये बॉन्ड टूटेगा तो टूटने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी कि कॉन्जुगेशन आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि डबल सिंगल डबल है मतलब कॉन्जुगेशन आ रहा है।
तो अगर कॉन्जुगेशन आ रहा है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चांस होना चाहिए फर्स्ट में और सबसे कम चांस होना चाहिए सेकंड में। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सबसे ज्यादा फर्स्ट में और सबसे कम सेकंड में, फोर्थ। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 86 से मेरे साथ आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड इन 5 मोल ऑफ अ कंपाउंड हैविंग CCP स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये आपके सामने दिया हुआ है, 5 मोल दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो दिया है वो 5 मोल है, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे। तो एवागैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवागैड्रो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 5 इंटू Na, ठीक है ना, और 5 इंटू Na हो जाएगा। अब इस CCP स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और कह रहा है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स सब लोग जानते होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? 2 इंटू n होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये जो पार्टिकल्स हैं ये दिए हुए हैं 5Na। Na क्या है? एवागैड्रो नंबर, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5Na। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 10Na। अब 10Na को सॉल्व करना है तो 10Na को सॉल्व करने के लिए 10 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। तो ये हो गया 6.03 इंटू 10 टू द पावर 24 हो गया। तो यहाँ से बेटा फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर आ रहा है, आप देख लीजिए, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। इन्होंने 2 है तो इसको 2 कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 86 में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स। आपको एक कंपाउंड दिए हुए हैं और क्रोमियम H2O6 कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, इसमें जो है 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं और 1 Cl है, ठीक है ना। इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2 Cl हैं। आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो वाटर का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ठीक है ना, अंदर से बाहर। तो ऐसे को बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और हाइड्रेट में ही इसका दूसरा नाम सॉल्वेट हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो किसी में भी देख लीजिए, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है भाई, इसमें भी 5 और 1 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट दिया हुआ है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 2 गलत हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 गलत हो गया, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 गलत हो गया, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म CN 6। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। अनदर फोर्थ आंसर आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 87 में, उम्मीद है आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 88 करेक्ट सीक्वेंस दिया है न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक का। तो बेटा जो NO होता वो सब लोग जानते कैसा होता, न्यूट्रल। NO, N2O, CO, H2O, इनका नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा चारों का निकाल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड का, तो ये तो एम्फोटेरिक है, कैसा है बेटा? एम्फोटेरिक है। CO2 दिया हुआ है, CO2 बेटा नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होता है। CaO कार्बन का ऑक्साइड बेसिक होता है। तो अब आपसे क्रम पूछ रहा है, सबसे पहले कह रहा है न्यूट्रल कौन है? तो NO है। उसके बाद एसिडिक कौन है? CO2 है। उसके बाद बेसिक कौन है? CaO है। उसके बाद एम्फोटेरिक कौन है? तो ZnO है। तो कौन सा आंसर सही हो गया? देख लीजिए, आंसर यहाँ पे फोर्थ आंसर मिल रहा है, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए सेकंड नंबर पे एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक दिया है तो गलत हो गया, ये न्यूट्रल दिया है गलत हो गया, ये सेकंड नंबर पे, अब ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा, लेकिन थर्ड नंबर पे बेसिक दिया है तो ये तो एम्फोटेरिक होता है, गलत हो गया।
CaO होता है बेसिक। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कौन सा होगा। क्रोम स्टील इज यूज फॉर कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग द मशीन्स, ठीक है। द फाइन डस्ट ऑफ एल्युमिनियम इज यूज्ड इन पेंट्स एंड लिक्वर्स, ठीक है। कॉपर इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, नहीं भैया, ऑक्सीडेशन करता। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया, है ना, कॉपर, और ये 300 डिग्री सेल्सियस में, और इसी को बोलते 573 केल्विन, तो ये बेटा एसिटल्डिहाइड बना देता, ठीक है ना, ठीक, एसिटल्डिहाइड बना देता है, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो गया भाई। बाकी ए बी सी सही है। जिंक डस्ट इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, ठीक बात है। आयरन इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग जिंक, तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ये इधर होना चाहिए जिंक और ये आयरन इधर होना चाहिए रिएक्टिविटी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर डी और ई गलत है, जिसमें डी और ई है वो गलत होंगे, तो ये तो गलत हो गया। इसमें डी है, ये भी गलत हो गया। नहीं, सी और ई गलत होंगे, सी और ई गलत होंगे। तो इसमें ई है, ये गलत हो गया, ठीक। ये सी और ई गलत हैं, तो फोर्थ वाला भी गलत हो गया। अब इसमें 3 ऑप्शन सही थे, ए बी और डी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो रहा है वो थर्ड के साथ हम लोग जाएंगे। किसके साथ जा रहे हैं? थर्ड के साथ। थर्ड के साथ हम लोग जा रहे हैं, ए बी डी, ठीक। तो 89 का बेटा क्या हो गया? थर्ड हो गया, 89 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? करेक्ट सीक्वेंस आपसे कह रहा है, रिएजेंट दिए कन्वर्जन 4 नाइट्रोटोलुइन से 2 ब्रोमोटोलुइन, ठीक है ना। तो पहले बना लेते हैं, डायरेक्टली हमें लाना क्या है उसको बना लेते हैं, और फिर वहां से जो है हम लोग 4 नाइट्रोटोलुइन ये है, और फाइनली हमें क्या लाना है? फाइनली लाना है 2 ब्रोमोटोलुइन। तो आखिरी में हम बना ले रहे CH3, ये लाना है, ठीक है ना। अब इसके लिए कह रहा है कि कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये एक, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रोमीन से रिएक्शन करा देंगे, तो ESR हो जाएगा। ज्यादा लिखना है तो गैप कम लिखेंगे, गैप कम लेंगे। तो CH3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण यहां पर आ जाएगा, और ये NO2 है, ठीक है ना। अब क्या है बेटा? इसके बाद ये ब्रोमीन वाले ऑप्शन में SnHCl, ये इसको रिडक्शन करा देगा, NO2 को किस में बदल देगा? NH2 में बदल देगा। तो ये CH3 हो गया बेटा, Br, ये बेटा NH2 है, क्या है? NH2। अब SnHCl के बाद NaNO2 और HCl, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, NaNO2 और HCl लो टेम्परेचर पे, ठीक है ना, जानते होंगे। तो अब यहां पर ये जो है ये N2Cl बनाने के काम में आता है, ठीक। तो CH3 Br N2Cl। अब देखिए, जो अपने को लाना है हम उसको थोड़ा ऊपर लिखना चाहते हैं क्योंकि यहां जगह नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, NaNO2, अब इसके बाद कह रहा है H2O और H3PO2, है ना। तो ये क्या करता है? ये N2Cl को जो है, ये डाइजोनियम सॉल्ट को ये रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो फाइनली क्या बना बेटा? जो हमें चाहिए था अपने पास में, वही प्रोसीजर निकल के आ गया, ठीक है ना, वही प्रोसीजर निकल के आ गया। तो यहां पर पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाने वाली रिएक्शन का यूज नहीं करेंगे, पहले रिडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले NO2 तो जो हमें दिया हुआ है पहले ही रिडक्शन कर देंगे तो ESR नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फोर्थ यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वे होगा 4 नाइट्रोटोलुइन से 2 ब्रोमोटोलुइन जाने के लिए, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पे फोर्थ नहीं, थर्ड ऑप्शन जो होगा, थर्ड ऑप्शन है ब्रोमीन वाला, थर्ड ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट सीक्वेंस होगा, करेक्ट सीक्वेंस होगा 4 नाइट्रोटोलुइन से
2 ब्रोमोटोलुइन बनाने के लिए। सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 के लिए भी थर्ड हो जाएगा और इसके लिए भी क्या बताया था बेटा, थर्ड बताया था, ठीक है ना, 89 के लिए। तो अब आ जाइए 91 में। 91 में कह रहा है हाउ आर द एज लेंथ ऑफ एज लेंथ दी है यूनिट सेल की और रेडियस आर दी है, और ये बात कर रहा है सीसीपी स्ट्रक्चर की। तो अगर हम इसके लिए देखें एफसीसी के लिए, तो हम जानते हैं रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन 4r बराबर √2 टाइम्स a, ठीक है ना, ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आता है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4r अपॉन √2। कितनी आ जाएगी, 4r अपॉन √2। तो a की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू, ये हो जाएगी 2 इंटू 2, तो 2√2r आ जाएगा, 2√2r आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√2r आ जाएगा। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो फोर्थ आंसर के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, सबसे पहले केसीएन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो आइए बना लेते हैं। सीएल है, केसीएन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये सीएल को हटा के यहाँ पे सीएन लगा देगा, तो ये सीएन बन गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो ये बेटा क्या करेगा, ये इसको जो है ये COH में बदल देगा सीएन को, ठीक है, COH में बदल देगा। अब ये COH में अगर बदल रहा है, अब इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, इसके आगे कह रहा है ब्रोमीन और रेड फास्फोरस। याद करिए ये रिएक्शन आपने कहीं पढ़ी है, ये रिएक्शन वही है HVZ रिएक्शन, है ना, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इसके आगे हम चल रहे हैं, ठीक है ना, Br2 रेड फास्फोरस और ये H2O। तो ये जो है ये क्या कर रहा है, ये क्या HVZ रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, HVZ रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, COH के बगल वाली जो कार्बन होता है उसमें 1 बाई 1 हैलोजन ऐड होता चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको बनाने के लिए, तो COOH तो है, COOH रहेगा, लेकिन इसके बगल वाले कार्बन पे एक ब्रोमीन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है। 92 में सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है। देख लीजिए 92 में सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 93, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड when inductive and electromeric effect operate in opposite directions the inductive effect predominate। यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक होना चाहिए, ठीक है, गड़बड़ हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व इन ऑर्थोजाइलिन। तो अल्फा H देखने हैं, तो CH3 है, तो यहाँ पर ये ऑर्थोजाइलिन है, यहाँ पे अल्फा H मिल जाएंगे, तो बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो जाएगी। तो ये तो बात सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है और दूसरा सही है, 1 गलत है दूसरा सही है, ऑप्शन विल बी सेकेंड, ऑप्शन विल बी सेकेंड। तो यहाँ से इस तरह से हम लोगों ने ये देखा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 93 तक मेरे साथ था, इसके बाद आप आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करें अगले टीम मेंबर के साथ। थैंक यू। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। 94 में दिया गया है कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए रेडॉक्स कपल। तो रेडॉक्स कपल क्या होता है, रेडॉक्स कपल में हम कहते हैं कि एक ही एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो चलो मैच कर लेते हैं ऑप्शंस को। लिखा है बोथ आर ऑक्सीडाइज फॉर्म इन्वॉल्व, क्या दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं, क्या दोनों रिड्यूस होते हैं, नहीं, बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म इन्वॉल्व सेम एलिमेंट। कह रहा है कि सेम एलिमेंट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो कैसे जाएंगे, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। 95 में क्या दिया गया है, 95 में लिखे हैं दो असर्शन और रीजन। असर्शन बोल रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनोइड्स आर लोअर देन दोज फॉर अर्ली लैंथेनोइड। कह रहा है कि क्या
हम बात करें आईपी की, आयनाइजेशन पोटेंशियल की, अर्ली एक्टिनोइड्स की, वो कम होती है अर्ली एंथेनाइड से। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट क्यों सही है, हम रीजन को देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरिंग 5s ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन्स 5s ऑर्बिटल में इंटर करते हैं एक्सपीरियंस ग्रेटर सील्डिंग, सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से फॉर्म न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर सील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या ये स्टेटमेंट रीजन सही है? बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, जिसमें लिखा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम 3rd ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। आपको पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी गई है आपको, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिख रहा है, वाटर की फॉर्मेशन की रिएक्शन दी गई है, 2 मोल वाटर बनता दिख रहा है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन दी गई है -483.64 किलो जूल, राइट। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज। आपसे पूछ रहा है एंथैल्पी चेंज बताओ फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो सबसे पहली बात, अगर हम डीकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखें तो जस्ट रिवर्स हो जाएगी। H2O से डिकम्पोज हो रहा है हमारा, और बन रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और हमारा बन रहा है ऑक्सीजन गैस, है ना। और इसके लिए अब डेल्टा H डिकम्पोजिशन इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव वाला है जो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ वाला हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 483.64 किलो जूल प्लस का, अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो। क्या यही हमारा आंसर है? नहीं। अब ध्यान से देखो, पूछा गया फॉर द 1 मोल, 1 मोल के लिए, जबकि यहाँ पर ये जो आप डिकम्पोज कर रहे हैं वो 2 मोल को कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 1 मोल के लिए जो भी हमारा है उसको हम हाफ कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लस का 483.64/2 हमें ओवरऑल ये करना है। तो आंसर देखिए इसका क्या आएगा, आंसर जाएगा इसका 241.82 किलो जूल। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। बस ध्यान देना है कि 2 मोल का आपको 1 मोल से पूछा जा रहा है, तो 1 मोल का आप करने के लिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक। कहना है कि नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि फोटोकेमिकल स्मोक इज हार्मफुल टू द ह्यूमंस, जो कि बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ते हैं, बट हैज नो इफेक्ट ऑन प्लांट्स। तो बेटा यहाँ पर हमें कुछ गलत लग रहा है, कह रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं करेगा प्लांट में, जबकि सही बात यह है कि फोटोकेमिकल स्मोक प्लांट्स में भी इफेक्ट करता है, साथ ही ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट करता है। तो पहला स्टेटमेंट ही मुझे मिल रहा है जो सही नहीं दिख रहा है। चलो फिलहाल और भी पढ़ लेते हैं। लिख रहा है कि प्लांट्स लाइक पाइनस, जूनिफर्स कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द फोटोकेमिकल स्मोक। बिल्कुल सही है कि ये दोनों प्लांट्स होते हैं, जो इस सीरीज के प्लांट्स है वो फोटोकेमिकल स्मोक को कम करने में सहायक होते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक अकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। बिल्कुल सही है। कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रेलिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड एंड परऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम पैन भी बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट तो ठीक है, एक स्टेटमेंट की आधी लाइन गलत लिखी हुई है, कह रहा है कि प्लांट्स पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि प्लांट पे भी इफेक्ट करता है। तो पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम फोटोकेमिकल स्मोक वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम बात करें, विच अमंगस द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि डेल्टा टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, और डेल्टा टीबी मोलैरिटी, हम कहते हैं मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन आई फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, राइट। आई फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। जरा यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में दी जा रही है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, आई फैक्टर। अगर आई फैक्टर यहाँ पर आपको दिख जाए, है ना, मोलैरिटी, सॉरी, अगर आई एम कर दें या सीधा सीधा तुम करो, यहाँ पर तुम्हें जो कॉन्सेंट्रेशन दी जा रही है आप देख लो, एन फैक्टर किसका कम, जिसका एन फैक्टर कम होगा, आई फैक्टर, सॉरी, आई फैक्टर किसका कम, जिसका आई फैक्टर कम होगा, उसी का आंसर कम हो जाएगा। मिनिमम एलिवेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले वाले में 0.05, NaCl का मतलब हो गया टोटल 2, हमारे पास आयंस आएंगे तो आई हो जाएगा 2 पहले वाले में। तीसरे वाले में हम इसी समय देखते हैं 0.1 × यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 2 फैक्टर है MgSO4 में, 2 आयंस बनेंगे। सेकेंड वाले ऑप्शन में देखें 0.1 × यहाँ पर भी आ जाएगा KCl, राइट।
हमारे पास आ जाएगा KCl, और KCl में 0.1 आ रहा है यहाँ पर भी, और फोर्थ वाले ऑप्शन में आ रहा है 1 मोलर इंटू 2। तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास आंसर जो आएगा दैट इज, यहाँ पर अगर हम आंसर सॉल्व करें तो आ जाएगा 0.1, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर भी 0.2, और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा, राइट। पूछा जा रहा है मिनिमम, मैक्सिमम पूछता तो फोर्थ वाला हो जाता, मिनिमम पूछा जा रहा है तो 0.1 वाला आंसर सही होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए भी पहला ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको एक सीरीज दिख रही है रिएक्शंस की, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दिया गया है Mg और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, यहाँ पर जो बनेगा दैट इज RMgX आपको मिलने वाला है। अब बात यह है कि RMgX कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखो कौन रिमूव होगा, क्लोरीन जाएगा या ब्रोमीन। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी वो निकल जाएगा। तो ब्रोमीन निकल के क्या बना लेगा, ब्रोमीन निकल के बना लेगा यहाँ पर क्लोरीन एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर BrMg, ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट हो गया उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराई, लेकिन वाटर की जगह हमने क्या लिया, D2O लिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DOD। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, और इसकी जगह पर आ जाएगा D, मतलब ये हाइड्रोकार्बन जैसा बनाएगा, इधर ये H की जगह D आ जाएगा। हाइड्रोजन होता तो क्लोरोबेंजीन लिख देते, और साथ में यहाँ पर MgBr, और क्या बच जाएगा, OD बच जाएगा, ये एडक्ट के रूप में। तो हमारा जो मेन हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा कुछ इस तरह का। तो देखिए मैच करिए कहाँ पर दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में मुझे यहाँ पर हमारा आंसर मिल रहा है, पहला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। लास्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। फिर से एक ऑर्गेनिक की सीरीज दी गई है, जिसमें आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट दिख रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये क्या चीजें करेंगी, चलो देखते हैं। यहाँ ये आया, यहाँ CS2C डबल बॉन्ड O एंड CS3। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, किस तरह से रिड्यूस करता है, तो BH4 ये क्या करेगा, कार्बोनिल को चेंज करेगा किसमें, अल्कोहल ग्रुप में। तो अल्कोहल ग्रुप में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो दोनों ही जगह जो कार्बोनिल ग्रुप लगे हैं वो चेंज हो जाएंगे अल्कोहलिक ग्रुप में। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, 2 डिग्री अल्कोहल मुझे इधर दिख रहा है। इसके बाद क्या लिखा है दूसरे में, कि हमने हीट किया, मतलब डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, ये टेम्परेचर देके H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लिया है इन्होंने, और डिहाइड्रेशन कराएंगे, बीटा एलिमिनेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जगह डिहाइड्रेशन आपको दिखना चाहिए, क्यों, एक यहाँ पर आपको भाई, एक यहाँ पर H प्रेजेंट है, तो ये HOH निकल जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा बेटा यहाँ पर एक बीटा पोजीशन पे, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, और यहाँ से आपको एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा। चलो देखते हैं डिहाइड्रेशन, बड़ा आराम से देखिएगा। और यहाँ पर आपको सेटजेफ रूल की हेल्प ले सकते हैं कि किधर वाला हाइड्रोजन ले, भाई इधर भी हाइड्रोजन है मेरे पास और इधर भी हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन हम निकालें, तो सेटजेफ रूल की आप मदद ले सकते हैं। यहाँ पर ये बेटा हाइड्रोजन निकला, फिर उसके बाद ये CH एंड डबल बॉन्ड CH एंड CS3, कुछ इस तरह की एल्कीन आपको मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह की एल्कीन आपको मिल जाएगी। जरा आंसर देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। तो मुझे जो दिख रहा है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन में है, पहला और फोर्थ। देखिए कंफ्यूज नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल ना, तो यहाँ से ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हमने एल्कीन बना दी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चन 100 तक के आंसर्स। आई होप कि आपने अपने आंसर्स मिलाए होंगे। थैंक यू सो मच।